हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत, खैर मकदम। मैं आज एविडेंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज पर जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके लिए जो बिहार पीसीजे, छत्तीसगढ़ पीसीजे या अदर स्टेट पीसीजे के लिए जो ही ये बहुत मुफीद है। दोस्तों, अभी तक हमारे जो चैनल है ऑनलाइन क्लासेस चैनल है, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये हमने ऑलरेडी आपको 121 क्वेश्चन जो है आप लोगों को बता चुका हूँ। अब मैं शुरुआत करता हूँ 122 पर। 122 जो है ये 122 जो क्या कहता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ जो है कहते हैं कि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा शपथ पर दर्ज की गई संस्कृति, यानी किसी मजिस्ट्रेट होता है द्वारा शपथ पर की गई संस्कृति क्या ग्रह होती है कि अग्रह होती है, केवल अभिलेखों पर मौजूद अन्य साक्ष्यों के संपुष्ट सीमा तक ग्रह होती है, ग्रह होती है अभिलेख पर मौजूद अन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्ट होती है। ये क्वेश्चन जो है क्या होती है, अग्रह होती है। यानी क्या कहता है इसका सवाल, क्या अग्रह क्यों होती है? क्योंकि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा शपथ पर दर्ज की गई संस्कृति वो जो है रिलेवेंसी नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की धारा 26 के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द पुलिस अभिरक्षा से आशय निम्न में से कौन सा है? तो इसमें पहला है का किसी अभियुक्त व्यक्ति के साक्ष्य के समक्ष पुलिस के शारीरिक उपस्थिति। अब बी कहता है ख किसी अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस द्वारा अप्रत्यक्ष नियंत्रण। और घ कहता है सी किसी अभियुक्त व्यक्ति पर पुलिस द्वारा कुछ प्रतिबंध। डी घ कहता है किसी अभियुक्त व्यक्ति पर पुलिस द्वारा किसी प्रकार की निगरानी एवं प्रतिबंध। तो इसका जो उत्तर है ख, उत्तर इसका डी घ है, किसी अभियुक्त व्यक्ति पर पुलिस द्वारा किसी प्रकार की निगरानी पर एवं प्रतिबंध है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 124। 124 क्या है? न्यायिक संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है? यानी जो न्यायिक संस्कृति शब्द का अर्थ है, इसे किसी मजिस्ट्रेट के समझ किया गया हो। क्या हो? न्याय संस्कृति का मतलब होता है कि इसका मतलब क्या, जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है कि इसे किसी मजिस्ट्रेट के समझ किया गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 125 कहता है एक संस्कृति अग्रह होती है, यानी एक जो कन्फेशन होता है वो जो है इनरिलेवेंसी होती है यदि अभियुक्त द्वारा इससे व्यक्त किया गया हो। किससे व्यक्त किया गया हो? अब जो इसका उत्तर है ग है, यानी किसी चिकित्सक के समझ, जबकि वो पुलिस अधिकारी किसी चिकित्सक समझ जब वो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहा हो तो क्या है, ग्रह होगी। अब क्वेश्चन नंबर 126 है। 126 कहता है प्रतिहारी संस्कृति का अर्थ क्या होता है? यानी प्रतिहारी संस्कृति का अर्थ क्या होता है? तो संस्कृति जिससे बाद में पीछे से हट जाए, इसी को कहते हैं प्रतिहारी संस्कृति, जिससे बाद के पीछे हट जाए। क्या होती है? संस्कृति से बाद के पीछे हट जाए। अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, जो अभियुक्त है व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति सुसंगत होती है। तो उत्तर है, क्या उत्तर है? कहता है डी, यानी यदि ये पुलिस अभिरक्षा के दौरान की गई हो, यानी पुलिस अभिरक्षा के दौरान की गई तथा ये किसी मजिस्ट्रेट के सचास उपस्थिति में की गई, यानी पुलिस की अभिरक्षा के दौरान की गई हो और मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में की गई हो, तो वो जो है संस्कृति वो क्या है, ग्रह होगी। किसी संस्कृति दर्ज करने हेतु तो एक मजिस्ट्रेट को चाहिए, क्या होना चाहिए? एक मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति को सूचित करे कि संस्कृति हो तो बाध्य नहीं है। क्या है वो? कन्फेशन करने के लिए क्या है, वो बाध्य नहीं। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि उसे बताए। ठीक है। अभिकथन ए क्या कहता है? अभिकथन ए कहता है कतिपय मामले में संस्कृति संपुष्टि आवश्यक होती है। सभी मामले में किसी भी न्यायिक संस्कृति की पुष्टि अवश्य ही की जानी चाहिए। जो इसका उत्तर है का
तथा ता दोनों सही है, तथा ता एक का सही स्पष्टीकरण है, तथा ता दोनों सही है किंतु ता एक का सही स्पष्टीकरण नहीं, सही। तो उत्तर है दोनों सही है, यानी क्या है, तथा ता दोनों सही किंतु ता एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है, जो स्पष्टीकरण सही नहीं है। का जो एक अभियुक्त है, यानी का जो एक अभियुक्त है पुलिस की अपरीक्षा के समय संस्कृति देता है। इस मामले में का की संस्कृति क्या है, का की संस्कृति जो है खा के विरुद्ध साक्ष्य गिरह नहीं होगा। क्या है, खा के विरुद्ध जो है साक्ष्य गिरह नहीं होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा अनुवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्ट के सिद्धांत से संबंधित है? अनुवर्ती तथ्यों के पुष्ट द्वारा सिद्धांत संबंधित तो धारा 27 है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 लागू होती है, यानी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 लागू होती है जब सूचना देने वाला व्यक्ति अभियुक्त हो किंतु पुलिस अपरीक्षा में न हो। जब सूचना देने वाला व्यक्ति हो अभियुक्त हो पुलिस अपरीक्षा में हो। और उसके बाद में कहा जब सूचना जो है देने वाला व्यक्ति पुलिस की अपरीक्षा में हो किंतु अभियुक्त न हो। और जब सूचना देने वाला व्यक्ति न हो तो अभियुक्त ही न हो पुलिस अपरीक्षा में, तो उसका उत्तर है ख, यानी जब सूचना देने वाला व्यक्ति अभियुक्त हो और पुलिस अपरीक्षा में हो। अपरीक्षा में रहने वाले अभियुक्त, यानी अपरीक्षा में क्या है, अपरीक्षा में रहने वाले अभियुक्त का संस्कृति बयान कब गिरह होगी? तो उत्तर ये है कि ग है, उत्तर ग है जब इससे कोई तथ्य प्राप्त होता हो, यानी जब इससे कोई तथ्य जो है प्राप्त होता हो। ये एक अभियुक्त स्वेच्छापूर्व बिना ब्रेन मैपिंग क्या है, यदि एक अभियुक्त स्वेच्छापूर्वक ब्रेन मैपिंग तथा नार्को विश्लेषण हेतु सहमति देता है तब ऐसी सूचना साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत सुसंगत होगी? तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सुसंगत होगी। साक्ष्य अधिनियम धारा 27 के अंतर्गत सुसंगत होगी। अब देखते हैं साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्कृति साक्ष्य से संबंधित क्या है, यानी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्कृति साक्ष्य के संबंध में क्या है? फर्स्ट, उतनी सूचना जो अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त सूचना परिणाम स्वरूप हासिल तथ्य और स्पष्ट तौर पर संबंध हो तो उसके विरुद्ध साबित किया जा सकता हो। बी कहता है, दूसरा कहता है ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को अपराध का अभियुक्त होना आवश्यक है। तीसरा कहता है अभियुक्त का पुलिस अपरीक्षा में होना आवश्यक नहीं है। फोर्थ कहता है अपने अपराध को स्वीकार करने वाला अभियुक्त का कोई भी कथन किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दिया गया होना आवश्यक है, चाहे ऐसे कथन के परिणामस्वरूप कुछ हासिल हो अथवा न हो उसके विरुद्ध साबित किया जा सकता है। तो ये जो सारी स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट सही, 1 2 सही है, 1 2 तथा 2 3 सही है, 3 4 सही, 1 4 सही। तो उत्तर है 1 और 2 सही है। क्या है? 1 2 सही। 1 2 को फिर से रीड करते हैं। क्या कहता है? एक कहता है उतनी सूचना, क्या है? उतनी सूचना जो अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप हासिल तथ्यों से स्पष्ट तौर पर संबंध हो को उसके विरुद्ध साबित किया जा सकता है। दूसरा कहता है ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को अपराध का अभियुक्त होना आवश्यक है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 ऐसे तथ्यों की खोज पर लागू होता है कि तथ्यों पर खोज पर लागू होता है तो अन्य स्रोत से पुलिस को पहले ज्ञात नहीं थे तथा अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना से पहले बार प्राप्त हुए थे। पुलिस अपरीक्षा में एक अभियुक्त थाना अध्यक्ष को सूचित करता है कि वो चाबी जिसने उसकी तिजोरी से खोली थी और चोरी की थी को उसे आंगन के घर में रखा गया है। ये सूचना किस सीमा तक प्रमाणित किया जा सकता है? तो उत्तर है चोरी के अपराध करने के लिए, तिजोरी की ताला खोलने के लिए, तिजोरी खोलकर चोरी करने और साक्ष्य देने नष्ट करने के लिए, चाबी घर के आंगन में रखने के लिए। तो उत्तर है डी, यानी चाबी जो है घर के आंगन में रखने के लिए, ये जो है उत्तर सही है डी। 138 देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत खोजे गए तथ्य का अर्थ क्या होता है? तो खोजे गए तथ्य का अर्थ है, क्या कहता है? केवल प्रस्तुत की गई वस्तु है, केवल वो स्थान जहाँ वस्तु प्राप्त की गई हो। और इसके बाद में कहता है सी कहता है कि वस्तु स्थान के बारे में अभियुक्त की जानकारी हो, पद में कोई नहीं, तो वस्तु तथा स्थान के बारे में अभियुक्त की जानकारी
139 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन सही है तो सारे स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। किसी परिधिक्रांत व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाला उत्प्रेरक धमकी अथवा वचन जो अभियुक्त को सूचित तौर पर प्रभावित करती है को उसके द्वारा दंड से बचाया जाएगा जो हॉस्टल की संस्कृति सुसंगत होगी। ए। बी कहता है पुलिस जो है अभिरक्षा के दौरान अभियुक्त द्वारा संस्कृति भले ही मजिस्ट्रेट को यह सचार उपस्थिति में की गई हो साबित नहीं हो जाएगी। सी कहता है कि पुलिस जो है अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा दी गई संस्कृति को साबित किया जा सकता है यदि प्राप्त की गई सूचना के परिणामस्वरूप कोई सुसंगतता प्रकट हो। उत्तर है जो सी है कि पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा दी गई संस्कृति को साबित किया जा सकता है यदि प्राप्त की गई सूचना के परिणामस्वरूप कोई सुसंगत तथ्य प्रकट होता हो। अब क्वेश्चन नंबर 140 है। अपराध करने के बाद एक व्यक्ति नशे के प्रभाव में अपराध करने की संस्कृति कर देता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ये संस्कृति सुसंगत और गैर होगी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत सुसंगत और गैर होगी। ठीक, अब देखते हैं अभियुक्त द्वारा संस्कृति क्या है। अभियुक्त द्वारा संस्कृति अंश अपराध के विरुद्ध गैर होगी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत, साक्ष्य अधिनियम धारा 31 के अंतर्गत। तो साक्ष्य अधिनियम धारा 30 के अंतर्गत जो है गैर होगी। 142 का तथा खा पर गा की हत्या हेतु संयुक्त विचार किया गया। यानी का तथा खा पर गा की हत्या हेतु संयुक्त विचार किया गया। क्या किया गया? संयुक्त विचार किया गया। विचार के दौरान का ने कहा खा तथा मैंने गा की हत्या की है। खा के विरुद्ध इस साक्ष्य में क्या प्रकित है? तो इस साक्ष्य में जो है संपोषक साक्ष्य है। क्या है? संपोषक साक्ष्य। यानी का तथा खा ए और बी पर सी की हत्या के हेतु संयुक्त विचार किया गया। क्या किया गया? जॉइंट ट्रायल किया गया। विचार के दौरान जो है ए ने कहा बी तथा मैंने सी की हत्या की है। बी तथा मैंने सी की हत्या की, तो बी के विरुद्ध इस साक्ष्य की प्रकित क्या होगी? तो इस साक्ष्य की प्रकित जो संपोषक साक्ष्य होगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य जो है विधि का सही प्रस्ताव है। अब सही प्रस्ताव कौन सा है? तो ये देखते हैं। पूरा एस्टिमेट संस्कृति का कथन है जिसे किसी धमकी अथवा प्रलोभनवश दिया गया हो। ऐसी धमकी अथवा प्रलोभन को दूर कर दिए जाने के बाद भी असंगत होती हो। बी कहता अन्यथा सुसंगत संस्कृति का कथन सुसंगत नहीं होता है क्योंकि इसे गोपनीयता के बाद के अधीन दिया गया हो। सी कहता अन्यथा सुसंगत संस्कृति का कथन सुसंगत नहीं होता है क्योंकि इसे शराब के नशे के अधीन दिया गया हो। और डी कहता है कि कई व्यक्तियों के संयुक्त विचार के मामले में जब उनमें से किसी एक के द्वारा दूसरों को प्रभावित करने वाली संस्कृति साबित हो जाती है तो न्यायालय को अधिकार है कि ऐसी संस्कृति का उपयोग ऐसे दूसरे व्यक्तियों के साथ संस्कृति के विरुद्ध भी कर सकता है। तो उत्तर डी है कि कई व्यक्तियों के संयुक्त विचार के मामले में जब उनमें से किसी एक के दूसरे को प्रभावित करने वाली संस्कृति साबित हो जाती है तो न्यायालय को अधिकार है कि वो ऐसी संस्कृति का उपयोग ऐसे दूसरे व्यक्ति के साथ साथ संस्कृति के विरुद्ध भी कर सकता है। उदाहरण के लिए का तथा खा गा की हत्या के लिए संयुक्त विचार किया गया। ये साबित हो चुका है कि का ने कहा था कि खा तथा मैंने गा की हत्या के संबंध थे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत विचार ये है। किस स्थिति के अंतर्गत एक न्यायालय किसी अभियुक्त की संस्कृति पर विचार समय तथा उसकी अनविरुद्ध कर सकता है? तो उसका उत्तर यदि उनका एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचार किया गया हो, यदि उनका अलग अलग अपराधों के लिए संयुक्त विचार किया गया हो। सी कहता है कि यदि उनका विचार एक ही अपराध के लिए किंतु अलग अलग किया गया हो। डी कहता है यदि उनका विचार अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग किया गया हो। तो उसका उत्तर है का क्या कहता है? क्या कहता है कि
जो है यदि उनका एक ही अपराध के लिए त्वरित विचारणा किया गया हो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, क्या कहता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत किसी अभियुक्त की संस्कृति का उपयोग सह-अभियुक्त के विरुद्ध किस रूप में किया जा सकता है, किस रूप में किया जा सकता है? एक अनुसृत साक्ष्य, केवल पुष्टिकारक साक्ष्य, एक सारभूत साक्ष्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है इसका बी, केवल पुष्टिकारक साक्ष्य। का पर खा की हत्या का विचार किया गया, यानी ए पर सी की हत्या का विचार किया गया, ये प्रदर्शित करने के साक्ष्य मौजूद है। सी की हत्या ए तथा बी द्वारा की जाती है। बी ने कहा था कि सी की हत्या तथा मैंने की थी। ए की विरुद्ध ये साक्ष्य क्या होगा? ये विचार योग्य नहीं, क्योंकि साक्ष्य अनुसृत है। विचार योग्य क्योंकि ये प्रत्यक्ष है। विचार योग्य नहीं है क्योंकि ये ए बी तथा पर संयुक्त विचार नहीं किया जा सकता है। विचार योग्य क्योंकि ए तथा बी सहयोगी, यानी विचार योग्य नहीं है क्योंकि ए तथा बी पर संयुक्त विचार नहीं किया जा रहा है। 148 कहता है कि किसी सह-अभियुक्त द्वारा स्वयं के साथ साथ किसी संस्कृति न करने वाले सह-अभियुक्तों को संतलिप्त करते हुए की गई संस्कृति साक्ष्य महत्व क्या है? तो इसका साक्ष्य महत्व ए, ऐसी संस्कृति सभी सह-अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत होगी। ऐसी संस्कृति न करने वाले सह-अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत होगी। ऐसी संस्कृति सह-अपराधियों के दोषी होने का प्रमाण होती है। और घ कहता है कि ऐसी जब संस्कृति करने वाला सह-अभियुक्त मुक्त अपराध से दोषमुक्त हो जाता है, उसकी संस्कृति गैर नहीं होती। तो जो इसका उत्तर है का है, का कहता है कि ऐसी संस्कृति सभी सह-अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत होगी। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि एक संस्कृति सदैव संस्कृति करने वाले के विरुद्ध हो जाती है, बशर्ते स्वतंत्रतापूर्वक या स्वेच्छापूर्वक किया गया हो। तर्क ता कहता है एक संस्कृति किसी सह-अपराधी के विरुद्ध आग्रह होता है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करिए। तो नीचे दिए कूटों का उपयोग करें। ए तथा दा दोनों, आ तथा ता दोनों सही है। ता आ का सही स्पष्टीकरण है। आ तथा दा दोनों सही है, किंतु आ का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब उसके बाद में कहते हैं उत्तर है आ सही किंतु ता गलत है, यानी आ सही है और ता गलत है। 150 सवाल देखते हैं। 150 सवाल क्या कहता है? का तथा खा पर गा की हत्या का संयुक्त विचार किया गया है। का तथा गा पर हत्या के लिए संयुक्त विचार किया गया है। यह साबित हो चुका है कि का ने कहा था कि खा तथा मैंने गा की हत्या की है। खा के भी संस्कृति का साक्ष्य की प्रकृति क्या है? उत्तर है का सारभूत साक्ष्य है, केवल पुष्टिकारक साक्ष्य है। तो उत्तर इसका केवल पुष्टिकारक साक्ष्य है। अब देखते हैं का तथा खा गा पर गा की हत्या हेतु संयुक्त विचार किया गया। यह साबित हो चुका है कि का ने कहा था कि खा तभी तथा मैंने गा की हत्या की है। का की यह संस्कृति क्या है? खा के विरुद्ध विचार में शामिल की जा सकती है। खा के विरुद्ध विचार में शामिल नहीं की जा सकती है क्योंकि इन संस्कृति का द्वारा की गई है। और उसके बाद में कहता है कि गांव के विचार को शामिल किया जा सकता अथवा नहीं किया जा सकता, मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। उपरोक्त में से भी विधि का सही प्रस्ताव नहीं है। तो जो इसका उत्तर है क्या है? जो इसका उत्तर है क है। क्या कहता है कि खाओ के विरुद्ध विचार में शामिल की जा सकती है। ठीक, अब उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152। किस धारा के अंतर्गत मृतकालिक कथन पाया जाता है? तो मृतकालिक कथन जो है धारा 32 के तहत पाया जाता है, 32 के तहत पाया जाता है। सिद्धांत ये है जिस पर मृतकालिक कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत गिरे है को किस विधिक सिद्धांत को इंगित किया गया है? तो इक्टोरी इनकम्बिट ओनस प्रोपर्टी, यानी साबित करने का भार वादी या अभियुक्त पर होता है। नेमो मोरिटियम प्रोसिक्यूटर्स मिनिटरी, नेमो मोरिटियस प्रोसिक्यूटनी मिनिटरीस ये होता है। इसका जो है सूत्र यही है, उत्तर बी। और उसके माध्यम में क्या कहा? सी कहता है
डार्मिट लेगस, एलिक्विड मानकस मेडिटेनर, ये भी नहीं है। फ्यूटर फेसनिस क्यू जुडिसिस, फ्यूटर न्याय से भागने वाले अपना दोष स्वीकार करता है। अब बात करते हैं 154 है, साक्ष्य अधिनियम अनुसूचित नियम के अपवाद का प्रावधान करता है। तो कौन सा अपवाद का प्रावधान करता है? 3233। एक मृतकालिक कथन क्या होना चाहिए? तो इसमें क्या है, पुष्ट न होने पर दोषित का इकलौता आधार बन जा सकता है। एक प्रकार कमजोर साक्ष्य है, ये किसी आधार जो है विश्वास करने हेतु सही इसे गहन परीक्षण का अधीन लाना होता है। तो इसका जो उत्तर है ग है, 3 तथा 4 है, सही है, 3 और 4 सही। 3 क्या कहता है? 3 कहता है इसका आधार किसी अन्य साक्ष्यों के भात होता है, विश्वास करने हेतु एक गहन परीक्षण के अधीन होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 कहाँ आकर्षित होता है? क्या सही है? तो इसमें जो है मौखिक कथन गिरे नहीं होते हैं, ठीक है। मौखिक कथन जो है गिरे नहीं होते हैं, मृत्यु के कारण निर्धारित किया जाना होता है। मृतक का कथन मृत्यु के कारण संबंधित होता है, मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियाँ। मृतकालिक कथन किसके समक्ष किया जा सकता है? तो उपरोक्त में सभी मजिस्ट्रेट, शिकस्तक, किसी अन्य व्यक्ति से। 158 कहता है एक मृतकालिक कथन क्या होता है? एक मृतकालिक कथन जो है बिना किसी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पुष्ट के लिए दोषित का इकलौता आधार बन सकता है। केवल स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा पुष्ट किए जाने पर ही दोषित का आधार बन सकता है। स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा पुष्ट के अधीन दोषित का इकलौता आधार नहीं बन सकता है। मात्र ए भी सही, तो उत्तर है इसका क सही है। का क्या कहता है? बिना किसी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पुष्ट किए गए दोषित का इकलौता आधार बन सकता है। अब बात करते हैं 159 कहता है कि गिरह होने हेतु एक मृतकालिक कथन आवश्यक तौर पर किसके समक्ष दिया जाना चाहिए? तो किसका समझ देना चाहिए? किसी मजिस्ट्रेट, किसी पुलिस अधिकारी, किसी शिकस्तक, किसी व्यक्ति शिकस्तक मजिस्ट्रेट अथवा किसी निकट संबंधित। उत्तर है डी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत एक मृतकालिक कथन साक्ष्य के रूप में तभी गिरह होती है। उत्तर कब गिरह होती हैं? तब भी जब ये किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया हो। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 की धारा 32 के अंतर्गत दिया गया मृतकालिक कथन किसके द्वारा अंतर्गत आता है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 158 के अंतर्गत आता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 158 के अंतर्गत आता है। निम्न में से किस अंतर्गत मृतकालिक कथन गिरह होती है? मृतकालिक कथन किसके अंतर्गत गिरह होती है? सिविल एवं तथा आपराधिक दोनों ही कार्रवाई में गिरह होती है। सिविल और आपराधिक दोनों कार्रवाई में क्या गिरह होती है? 163 किसी मृतकालिक कथन की गिरहता के लिए क्या आवश्यकता नहीं होती है? तो उत्तर खा है, ये कथन देने वाले व्यक्ति को मरणशन अवश्य होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृतकालिक कथन के रूप में सिद्ध किया जाता है? तो किस कब से सिद्ध किया जाता है? उपरोक्त में से सभी, यानी मृतक द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृतक द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 168 के अंतर्गत दर्ज कराई गई रिपोर्ट का कथन, मृतक व्यक्ति द्वारा एक कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराई गई कथन। उपरोक्त में सभी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मर चुके किसी व्यक्ति के कथन गिरह होने के लिए क्या है? तो इसका उत्तर है का समय उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित होना आवश्यक है। समय उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित होना आवश्यक है। मृतकालिक कथन का प्रारूप क्या होता है? तो मृतकालिक का प्रारूप जो है महत्वहीन होता है। साक्ष्य की गिरहता से संबंधित आवश्यकता का नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत निहित है? साक्ष्य की गिरहता से संबंधित आवश्यकता नेसेसिटी ऑफ रूल भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत गिरह निहित है। तो जो इसका उत्तर है ख है। क्या है उत्तर? ख है। बत्तीस, ठीक। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 168 ने एक
मृतकालिक कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत साक्ष्य होता है, बावजूद इसके एक ही अनुच्छेद साक्ष्य होता है, क्योंकि ये क्या है, तो इसका उत्तर जो खा है, खा कहता है यदि व्यक्ति मर चुका हो तो उसके द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के रूप में कही गई बात सुसंगत होती, क्योंकि मृत व्यक्ति के कथन देने वाले हेतु न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता है। आवश्यकता ऐसे कथित को कथन से स्वीकार करना अपरिहार्य बना देती है। निम्नलिखित में किस मामले में कथन को लिखित होना अनिवार्य नहीं है, तो मृतकालीन कथन को जो लिखना अनिवार्य नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं करता है, तो व्यक्ति को साक्ष्य देने व्यक्ति जो साक्ष्य देने का इच्छुक न हो उसको चर्चा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 171 है, यदि एक महिला बलात्संग हुआ और उसके कथन दिया गया कि ए ने उसका बलात्संग बलात्कार किया, तो 2 दिन बाद उसका आत्महत्या कर लेते, बलात्संग संबंधित कथन क्या होगा, तो उत्तर है क्या होगा, गिरह होगा। क्या कहता है, मृतकालीन कथन के रूप में तभी गिरह होगी जब बलात्संग की घटना के कारण उसकी मृत्यु सीधे तौर पर जुड़ा हो या कोई साक्ष्य मौजूद हो। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत जो है एक मृतकालिक कथन साक्ष्य में गिरह होता है, क्या होता है, बी किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए जाने पर। किसी मृतकालिक कथन सुसंगत होने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, उत्तर है का 1 तथा दोनों सही है, यानी व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन संबंध में उसकी मृत्यु के कारण होना आवश्यक है, और उसके व्यक्ति तथा कथन सद्व्यवहार की ऐसी किसी परिस्थिति में संबंध में दिया होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। और उसके बाद में क्या कहा कि 1 मिनट, और उसके बाद में क्या कहा, 1-2 सही है। अभिकथन ए मृतकालिक घोषणा साक्ष्य में गिरह होता है ता इस तर्क इस गिरहता आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका उत्तर कौन है, तो इसका उत्तर आ है, यानी क्या है, ए तथा ता दोनों सही, एता का सही स्पष्टीकरण है। अब देखते हैं 157 लास्ट सवाल देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 खंड 1 के अंतर्गत मृतकालिक घोषणा की गिरहता हेतु क्या सही नहीं है, तो उत्तर इसका क्या नहीं सही है, तो इसका उत्तर है गा नहीं सही, यानी उत्तर जो है इसका जो है गा नहीं सही है, क्या नहीं सही है, गा, और बाकी सही है। यानी कथन देने वाले व्यक्ति जो है जो स्टेटमेंट दे रहा है वो क्या होना चाहिए, उसे जो है मृत होना आवश्यक होना चाहिए। कथन अवश्य ही अपने मृत्यु के कारण के संबंध में दिया होना चाहिए, गा गलत है। और डी क्या कहता है, डी कहता है ये आवश्यक नहीं है कि कथन मृत्यु की प्रति शंका में हो। तो दोस्तों मैं अभी तक यहीं 175 तक अपने क्वेश्चन को यहीं पर से विराम लगाता हूँ। दोस्तों फिर कल मिलूँगा, इसके लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।